नमस्कार दोस्तों, हमारी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन गिरी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप कुशल होंगे। आज मैं सचिन आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर हाजिर हूं। आज हम 2019 का पॉलीटेक्निक डिप्लोमा का सॉल्व पेपर विषय अनुप्रयुक्त रसायन अप्लाइड केमिस्ट्री का लास्ट ईयर 2019 का सॉल्व पेपर देखेंगे। आइए देखते हैं। ये है हमारा 10 ईयर पॉलीटेक्निक सॉल्व पेपर। इसमें ये है 2019 का पेपर। इसमें ये प्रश्न दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 10 भागों का उत्तर दीजिए। सिग्मा बंध और पाई बंध को परिभाषित कीजिए। तो सिग्मा बंध वह बंध जो कक्षकों के सम्मुख अतिव्यापन फेस वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, सिग्मा बंध कहलाता है। अर्थात वह बंध जो कक्षकों के सम्मुख अतिव्यापन से ओवरलैपिंग फेस वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, वह सिग्मा बंध कहलाता है। और पाई बंध वह बंध जो कक्षकों P और P के पार्श्वीय अतिव्यापन से साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, पाई बंध कहलाता है। ये दूसरा क्वेश्चन है, 3p इलेक्ट्रॉन के लिए L और M के मान लिखिए। तो 3p n बराबर हो गया 3 इलेक्ट्रॉन के लिए L और M के मान निम्न होंगे। L बराबर n-1 और L बराबर हो जाएगा 3 - 1 बराबर 2। M बराबर हो जाएगा माइनस का L और से प्लस L के बीच में मान होंगे। तो M का मान हो जाएगा -2 -1 0 +2 +1 +2। ठीक है। M का मान निकालने के L का मान अगर पता हो तो M का मान इस सूत्र में निकाल देते हैं। M बराबर 2L + 1। जो संख्या आएगी वो M की संख्या होगी। उसके बाद ये है क्वेश्चन आया है 2019 में, डेक्रोन का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ये है डेक्रोन का रासायनिक सूत्र, कार्बन है, उसके बाद 2 बॉन्ड लगे हैं, उसके बाद बेंजीन रिंग है, फिर कार्बन का एक अणु है, फिर O है, फिर इस साइड पे O है, फिर CH2 है, फिर CH2, फिर O है और N। ये डेक्रोन का सूत्र है। इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद है गैल्वेनीकरण में का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनीकरण में किसका उपयोग किया जाता है? तो जिंक Zn का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है NH2 Na 10 की पावर -2, सॉरी गलत हो गया, 10 की पावर -2 NaOH का pH मान की गणना कीजिए। क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो NaOH के घोल में OH आयन की सांद्रता कितनी है? 10 की घात -2 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 × 10 की घात -2 ग्राम आयन प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर में 10 की घात -2 ग्राम आयन है। और इसका pH मान निकालने के लिए एक सूत्र होता है, H+ और OH- बराबर हो जाएगा 1 × 10 की घात 14। तो H आयन का मान नहीं दिया है, जबकि OH- आयन का मान दिया है 1 × 10 की घात -2 ग्राम आयन, बराबर हो जाएगा 10 की घात -14। 1 × 10 की घात -14 बटे में आ जाएगा 1 × 10 की घात -2 बराबर हो जाएगा, H का मान निकाला है 10 की घात -12। अब 10 की घात एक सूत्र और होता है, जो सूत्र इस प्रकार है कि pH बराबर होता है माइनस के log 10 + H। log 10 मतलब log 10 जो है वो 10 बेस में है और H+ आयन है। उसके बाद pH बराबर हो जाएगा माइनस के log 10 बेस में रहेगा और H का मान लगाएं 10 की घात -12। 10 की घात -12 log की प्रॉपर्टी से आगे आ जाएगा और माइनस log 10 हो जाएगा। ये -12 और अगर कोई संख्या log x की पावर x का मान 1 होता है, इसलिए log 10 की पावर 10 का मान 1 होगा और pH बराबर 12। ये pH मान निकल आया। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा अणु sp3 संकरित नहीं है? तो CH4 sp3 संकरित है। उसके बाद NH3 का मतलब अमोनिया sp3 संकरित है और H2O यानी कि जल sp3 संकरित है।
लेकिन BF3 sp3 संग्रहित नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पानी में स्थायी कठोरता की उपस्थिति के कारण और अस्थायी कठोरता की उपस्थिति के कारण है। तो पानी में स्थायी कठोरता क्रमशः CaSO4 की उपस्थिति के कारण और अस्थायी कठोरता Ca ब्रैकेट के अंदर HCO3 का होल ट्वाइस के कारण है। एक ठोस स्नेहक का नाम लिखिए। तो एक ठोस स्नेहक ग्रेफाइट है, वह ठोस स्नेहक ग्रेफाइट है। उसके बाद ये देखो क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BOD और COD को परिभाषित कीजिए। BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और COD का मतलब है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD की परिभाषा है कि 1 लीटर जल के नमूने में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा 20 डिग्री पर 5 दिन में ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे BOD कहते हैं। यानी कि 1 लीटर जल का जो नमूना है जिसमें सूक्ष्मजीव हैं द्वारा 20 डिग्री सेल्सियस पर 5 दिन में ऑक्सीकरण करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे BOD कहते हैं। इसी प्रकार से COD यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की परिभाषा ये है कि ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में उपस्थित सभी कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है, COD कहलाती है। BOD केवल कार्बनिक पदार्थों सूक्ष्मजीवों को 20 डिग्री सेल्सियस पर 5 दिन में ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे BOD कहते हैं, लेकिन कार्बनिक पदार्थों के लिए। लेकिन COD जो है वो ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है, उसे COD कहते हैं, यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसके बाद है तेल गैस के भंजक से प्राप्त की जाती है। तेल गैस के भंजक से प्राप्त की जाती है, यानी कि तेल गैस किसके भंजक से प्राप्त की जाती है? तो यहाँ लिखा जाएगा कच्चे तेल, क्रूड ऑयल से। इसके बाद प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है और का, यानी कि 2 चीज़ों का मिश्रण है तो वह है CO प्लस H2। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो CO प्लस H2 का मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस CO और H2 का मिश्रण है। आवर्त सारणी में के सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व डैश 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 समूह में रखे गए हैं। तो किस समूह में रखे गए हैं? 17वें समूह में। आवर्त सारणी के सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व 17वें समूह में रखे गए हैं। उसके बाद ये सेकंड प्रश्न पे आते हैं। इसमें है निम्न में से किन्हीं 5 भागों के उत्तर दीजिए। अब इसमें से हमें सिर्फ 5 ही भाग करने हैं। पहला है पानी के नमूने में CaSO4 बराबर 204 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। ppm में इसकी कठोरता की गणना करो। तो इसका उत्तर है CaSO4 का जो ग्राम अणुभार है वो कितना होगा? तो CaSO4 C का होता है 40 प्लस CaSO4 Ca का होता है 40, S का होता है 32 और O का होता है 16। लेकिन O कितने हैं? SO4 4 है तो 4 गुणा 16 यानी कि 40 प्लस 32 कितने? 72 और 16 3 48 यानी कि 136 होता है। CaSO4 का जो अणुभार हो गया वो 136 हो गया। उसके बाद नमूने जल का नमूना है, देखो पानी के नमूने में CaSO4 पानी के नमूने यानी कि जल के नमूने में CaSO4 की जो मात्रा है वो 204 मिलीग्राम प्रति लीटर है। यानी कि इसे अब हम ग्राम प्रति लीटर में बदलेंगे तो 1000 से इसे भाग कर देंगे तो 0.204 ग्राम प्रति लीटर आ जाएगी। उसके बाद 0.204 ग्राम प्रति लीटर CaSO4 कैल्शियम सल्फेट की CO3 के समतुल्य मात्रा ये है
CaSO4 की CaCO3 के समतुल्य मात्रा जल में CaSO4 की 4 नमूने की मात्रा गुणा 100/अणुभार। ये सूत्र है समतुल्य मात्रा निकालने का। समतुल्य मात्रा बराबर होगी जल के नमूने में CaSO4 की मात्रा गुणा 100/CaSO4 का अणुभार, यानी कि पदार्थ का अणुभार। तो ये हम हल करेंगे तो इसका कुछ आंसर स्क्वायर निकलेगा 0.15 ग्राम CaCO3। ठीक है, उसके बाद आगे, अतः 1000 मिलीलीटर में घुले CaSO4 की मात्रा 0.15 ग्राम CaCO3 है। इसलिए चूँकि 10⁶ मिलीलीटर कठोर जल में घुले लवणों की मात्रा बराबर हो जाएगी 1000 मिलीलीटर में घुले CaSO4 की मात्रा गुणा 10⁶/1000, यानी कि 0.15 गुणा 10⁶/1000 बराबर हो जाएगी 150 ppm। देखो पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो आएंगे, यानी कि 10⁵5 हो गई। 10⁵5 ऊपर जाएगी तो 10⁶ में से 10⁶ -5 हो जाएगी तो 10 बचेंगे। 10 × 15 यानी कि 150 ppm। अतः इसकी कठोरता 150 ppm होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरे का ये सेकंड क्वेश्चन है। बांधित आणविक कक्षक एवं प्रतिबांधित आणविक कक्षक के में भेद स्पष्ट कीजिए। क्या है? बांधित आणविक कक्षक एवं प्रतिबंधित आणविक कक्षक, गलत क्वेश्चन हो गया। यह है बंधित आणविक कक्षक एवं प्रतिबंधित आणविक में भेद स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है बंधित आणविक कक्षक यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एवं प्रतिबंधित आणविक कक्षक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भेद निम्न है। पहला है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा है ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहले में क्या है, इसकी ऊर्जा कम होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल होता है इसकी ऊर्जा कम होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी ऊर्जा अधिक होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाता है। ये अधिक स्थायी होते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कम स्थायी होते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल परमाणुीय कक्षकों के योगात्मक ओवरलैपिंग से बनते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल परमाणुीय कक्षकों के ऋणात्मक ओवरलैपिंग से बनते हैं। ध्यान रखना, ये योगात्मक ओवरलैपिंग से बनते हैं, ये ऋणात्मक ओवरलैपिंग से बनते हैं। लेकिन हम पेपरों में अधिकांशतः कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखना। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है, जैवापकर्षणीय बहुलक किसे कहते हैं? जैवापकर्षणीय बहुलक किसे कहते हैं? उदाहरण और उपयोग बताइए। तो इसका उत्तर है जैवापकर्षणीय बहुलक यानी कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर वे बहुलक जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा वायुमंडलीय गैस की उपस्थिति में विघटन हो जाता है, जैव अपकर्षणीय बहुलक कहलाते हैं। समझ में आया? वे बहुलक कौन से बहुलक? वे बहुलक जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा वायुमंडलीय गैस की उपस्थिति में विघटन हो जाता है, जैव अपकर्षणीय बहुलक कहलाते हैं। दूसरा है, उदाहरण के लिए PHBB यानी कि पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटीनेट
को 3 हेक्सी हाइड्रोक्सी बेलेम टी, ठीक है, pH BM का है ये। उसके बाद है इसका दूसरा उदाहरण, इसका उपयोग है pH BB का उपयोग आर्थोपेडिक उपकरण और ड्रग्स के नियमित संचालन में किया जाता है। उसके बाद दूसरे का चौथा क्वेश्चन है 3p6 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं NLMS के मान बताइए। यह है दूसरे का चौथा क्वेश्चन है 3p6 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं NLMS के मान बताइए। तो है 3p6 कक्षक, ये N3p6 यानी कि N का मान 3 दिया है, और अगर कक्षक का अगर मान ना दिया हो तो SPDF में L का मान लेते हैं 0, 1, 2 और 3। उसके बाद यहाँ n बराबर 3 दिया है, तो इसका सूत्र होता है L का मान निकालने के लिए L बराबर होता है n-1। तो L n का मान 3 - 1 बराबर 2 हो जाएगा, और फिर m का मान -1 और s का मान +1/2, ठीक है। उसके बाद है दूसरे का चौथा क्वेश्चन है संकरण क्या है और sp संकरण को उदाहरण सहित समझाइए। तो संकरण की हाइब्रिडाइजेशन, ये संकरण है। वीडियो थोड़ी दिक्कत कर रही है, इसमें समझने की कोशिश करें। संकरण हाइब्रिडाइजेशन पॉलिंग तथा स्लेटर ने 1935 में सहसहयोग यौगिकों की ज्यामितीय आकृति को समझाने के लिए परमाणुओं के कक्षकों के अतिव्यापन के लिए सिद्धांत दिया। उनके अनुसार लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणुीय कक्षकों का मिलना तथा समान ऊर्जा वाले एक ही आकार के समान संख्या के नए कक्षक बनाना संकरण कहलाता है, तथा बनने वाले कक्षक संकरित कक्षक कहलाते हैं। तो उसके बाद है sp संकरण। sp संकरण की sp हाइब्रिडाइजेशन, जब एक s तथा एक p कक्षक आपस में संकरित होकर समान ऊर्जा के दो नए कक्षक बनाते हैं, तो इस प्रकार के कक्षक को sp संकरण कहते हैं। sp संकरण के उदाहरण हैं BeF2, BeCl2, CO2, उसके बाद HgCl2, C2H2 आदि। ऐसे अणु जिनमें sp संकरण होता है उनकी ज्यामिति रेखीय लाइनर होती है तथा परमाणुओं के बीच बंध कोण 180 डिग्री होता है। उदाहरण के लिए BeCl2 4B का परमाणु क्रमांक 4 होता है। उसके बाद 1s2 2s2, B का मूल अवस्था 2s, इसमें ये इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। देखिए B की उत्तेजित अवस्था है ये, और उसके बाद BeCl2 ये इसका मतलब बीच का बंद कोण है, B बीच में रहता है, उसके साइड बाई साइड Cl रहते हैं, उसके 180 डिग्री का बंद कोण होता है। उसके बाद है पाउली का अपवर्जन का परिभाषित कीजिए। जो पाउली का अपवर्जन का नियम है उसको यहाँ पर परिभाषित करना है। तो पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार किसी परमाणु में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। यदि 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान है तो चौथी क्वांटम संख्या का मान अवश्य ही भिन्न होगा। ये पाउली का अपवर्जन का नियम है। Two electrons within the same atom can have the same value
फॉर ऑल द फॉर क्वांटम नंबर्स। द्वितीय कथन के अनुसार है परमाणु के किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। परमाणु के किसी भी ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल का अर्थ है कक्षक में, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यदि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए n, l और m के मान एक समान हैं, यानी कि 3 कक्षकों के मान समान हैं, तो निश्चित ही उनके s के मान भिन्न होंगे, यानी कि चौथी कक्षक के मान अवश्य ही भिन्न होंगे, s के मान भिन्न होंगे। यदि एक इलेक्ट्रॉन के लिए s बराबर +1/2 है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए s बराबर -1/2 है। क्वांटम संख्या 4 होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या L से N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद है द्वितीय क्वांटम संख्या सेकंड क्वांटम नंबर, उसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसके बाद चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, इस प्रकार से ये 4 होती हैं। उसके बाद हम, क्योंकि यह नियम किसी ऑर्बिटल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश को अपवर्जित एक्सक्लूड करता है, अतः इसे अपवर्जन नियम कहते हैं, पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे का 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में के IUPAC नाम लिखिए। तो ये IUPAC नाम लिखना है, दिया CH3COOH। उसके बाद दूसरा दिया है बी में CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड H। तो है पहले का नाम है इथेनोइक एसिड, ये ओ एक जुड़ेगा, COOH जुड़ा है इसलिए एक ग्रुप है, इसलिए इथेनोइक एसिड। और दूसरा है, इसमें एक लंबी चैन को गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर कार्बन के अणु हैं और एक छोटी चैन है जिसमें CH3 है, ये चौथे नंबर पे है। अगर हम इस साइड से लेंगे क्योंकि इस साइड पे डबल बॉन्ड पास है, तो CH3 इस साइड से चौथे नंबर पे है तो 4 मेथिल हो जाएगा। और चूँकि पहले नंबर पे ही ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 1 पेंटाइन हो जाएगा। पेंटाइन का फॉर्मूला होता है C2H2N-2। देखो मतलब पेंटाइन आयन का होता है, ठीक है। ये संतृप्त और असंतृप्त ग्रुप होते हैं। एल्केन का होता है CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, उसके बाद है हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किन्हीं 2 भागों को कीजिए। इसमें हमें 2 भाग ही करने हैं, ठीक है। तो पहला भाग है 0.72 ग्राम ईंधन जिसमें 80% कार्बन है को जब बम कैलोरीमीटर के पूर्ण दहन करते हैं तो तापमान में 2.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। बम कैलोरी में 250 ग्राम पानी है और कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक 150 ग्राम है। जो ईंधन के उच्च ऊष्मीय मान की गणना कीजिए। तो ईंधन के उच्च ऊष्मीय मान की गणना यानी HCV की गणना करना है। प्रश्न में दिया है जो W है वो 250 ग्राम है, यानी बम कैलोरी में 250 ग्राम पानी है। तो पानी है, वाटर है वो 250 ग्राम है। उसके बाद M यानी कि जो M है जल तुल्यांक 150 ग्राम है। बम कैलोरीमीटर में जो जल तुल्यांक है M है
वो 250 ग्राम है। उसके बाद T2 माइनस T1 यानी कि जो ताप है, ताप वो 2.4 डिग्री सेल्सियस की उसमें वृद्धि हो रही है। तो T2 माइनस T1 ताप में परिवर्तन हो रहा है, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा 2.4 डिग्री सेल्सियस। W स्मॉल w है वो 0.72 ग्राम है में ईंधन, जो ईंधन है वो 0.72 ग्राम है। उसके बाद ये उच्च ऊष्मीयमान HCB का फॉर्मूला है M+W यानी कि जल तुल्यांक प्लस बम कैलोरी में जल का भार। उसके बाद ताप प्रवणता यानी कि T2 माइनस T1 बटे W है वो ईंधन है। इसके मान रखेंगे हम 150 प्लस 250 2.4 बटे 0.72 150 और 250 जीरो का जीरो हो जाएगा, 5 और 5 10 जीरो, अस्सी लगा 1 4 400 हो गए। 400 गुणा 24 से 24 एकम 24 24 दूनी 48 24 तियाँ 72 और 24 चौका 96। उसके बाद एक पॉइंट लगा है इसलिए एक जीरो हट जाएगा, तो 960 बटे 0.72। तो इसका मान आ जाएगा उच्च ऊष्मीयमान HCB में इसको भाग करेंगे तो इसका मान आ जाएगा बराबर 13.33.3 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है। उसके बाद तीसरे का सेकंड क्वेश्चन आता है, निम्न को स्पष्ट कीजिए। RDX क्या है और टेफ्लॉन। RDX एक विस्फोटक पदार्थ है। इस विस्फोटक की खोज इंग्लैंड के वुलविच आसोनिल के रिसर्च डिपार्टमेंट ने की थी। इसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्रिटामीन है। इसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्रिटामीन है। इसे सर्वप्रथम GC हेल ने हेक्सामेथिलीन ट्रिटामीन के भंजक नाइट्रीकरण द्वारा बनाया था। इसका उपयोग बमों, रॉकेटों में किया जाता है। यह है इसकी समीकरण, यह है हेक्सामेथिलीन ट्रिटामीन। इसमें 6 CH2 हैं यानी कि C 6 हैं और H 12 हैं। उसके बाद 4 नाइट्रोजन है, उसकी क्रिया हो रही है, तो ये कॉक लिखा है वे HNO3। ठीक है, HNO3 यानी कि उसके बाद इसकी ये क्रिया होती है, ये क्या भंजक हो रहा है। ठीक है, भंजक नाइट्रीकरण द्वारा बनाया जाता है, इसलिए भंजक नाइट्रीकरण हो रहा है यहाँ पर। तो ये बन जाएगा RDX यानी कि साइक्लोनाइट होता है, ये इसका फॉर्मूला है। इसमें 3 CH2 हैं, उसके बाद 3 ही N है, उसके बाद N के साथ में NO2, प्रत्येक N के साथ में NO2 लगा है, तो ये साइक्लोनाइट है यानी कि RDX, इसे बोलेंगे RDX। उसके बाद है ROX विस्फोटक अभिक्रिया जो होती है वो इस प्रकार है, C3H6N6O6। C कार्बन है, H हाइड्रोजन होती है, N नाइट्रोजन होती है और O ऑक्सीजन होती है। तो C3H6N6 और O6 की RDX है। उसके बाद ये क्रिया बनेगी 3CO प्लस 3H2O और प्लस 3N2 बनेगी। 3CO कार्बन मोनो ऑक्साइड, उसके बाद 3H2O यानी कि जल, उसके बाद 3N2 यानी कि नाइट्रोजन। उसके बाद है सभी जो उत्पाद हैं ये कार्बन मोनो है, ये है सभी उत्पाद कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जो RDX में उत्पाद हैं वो सभी गैसीय हैं। उसके बाद जो B था वो ये है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक कृत्रिम बहुलक है। इसमें 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो
एथिलीन होता है। इस बहुलक को फ्लोरोएथिलीन कहेंगे। टेट्राफ्लोरोएथिलीन गलत लिखा है कि पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन PTFE भी कहते हैं। यह निम्न अभिक्रिया से बनाया जाता है, ठीक है। NCF2 डबल बॉन्ड CF2 हाई प्रेशर होगा, ऑक्सीजन होगी, और हाई प्रेशर का मतलब उच्च दाब होगा और ताप भी होगा। उसके बाद ये बनेगा, ये बहुलक है, ठीक है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का, ठीक है, बहुलक है, मतलब ये बनता है टेट्राफ्लोरोएथेन से बनता है, ठीक है। इसका एक लग होता है टेट्राफ्लोरोएथेन, बना जगह CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 फिर सिंगल बॉन्ड और उसके बाद L लग जाएगा। तो ये टेफ्लॉन की रासायनिक समीकरण है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने थे, 2 भाग करने थे, ये तीसरा भाग है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद है वैद्युत रासायनिक संक्षारण और दूसरा है संक्षारण से बचाव। तो ये है वैद्युत रासायनिक संक्षारण यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। इसे इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी से निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। वैद्युत रासायनिक संक्षारण जो है नरस्ट नामक वैज्ञानिक ने सन 1889 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार धातु की सतह पर अनेक छोटे छोटे रासायनिक सेल बन जाते हैं तथा उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण धातु धीरे धीरे घुलकर नष्ट होने लगती है तथा अन्य अवांछित पदार्थ बनने लगते हैं। इस क्रिया को ही संक्षारण कहते हैं, ठीक है। ये संक्षारण की परिभाषा है। वैद्युत रासायनिक संक्षारण जो है इसकी है नरस्ट नामक वैज्ञानिक हैं। उन्होंने 1889 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार धातु की जो सतह पर अनेक छोटे छोटे यानी कि बहुत से छोटे छोटे रासायनिक सेल बन जाते हैं तथा उनमें रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाती है, जिसके कारण धातु धीरे धीरे घुलकर नष्ट होने लगती है तथा अन्य अवांछित पदार्थ बनने लगते हैं। इस क्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। एनोड पर ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन तथा कैथोड पर अपचयन रिडक्शन होता है। यदि धातु एनोड की तरह व्यवहार करने लगती है तो उसका ऑक्सीकरण होने लगता है और आयनों के रूप में विलयन में घुलने के कारण धातु का संक्षारण होने लगता है। उदाहरण के लिए Zn की छड़ को यदि ऐसे विद्युत अपघट्ट के विलयन में डुबोया जाता है जिसमें इसका ऑक्सीकरण होता है, तब Zn के ऑक्सीकरण से Zn+ के 2 आयन विलयन में चले जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन Zn की छड़ पर रह जाते हैं तथा Zn धातु तथा Zn+ के 2 आयनों का व इलेक्ट्रॉनों के मध्य एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, जो निम्न प्रकार प्रदर्शित की जा सकती है। ये है Zn की रॉड है, Zn+ के 2 आयन, उसके Zn+ के 2 आयन लिख लें। उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसके Zn+ 2 आयन है। ये रासायनिक समीकरण है। Zn साइन Zn+ के 2 आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकले जिंक परमाणु से, जिंक आयरन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, यदि इस साम्यावस्था में कोई अन्य पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने लगे तथा कैथोड की तरह व्यवहार करने लगे, तब Zn+ के 2 आयन विलयन में
घुलते चले जाएंगे और धातु का संक्षारण होता चला जाएगा। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव स्टैंडर्ड कैथोड पोटेंशियल जितना अधिक ऋणात्मक होगा उसका संक्षारण ऑक्सीकरण भी अधिक होगा। जैसे यदि लोहे व कॉपर को मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाए, लोहे और कॉपर को मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाए तो लोहे का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक होने के कारण उसका संक्षारण पहले होगा। यानी हम लोहे और कॉपर को मिलाकर मिश्र धातु बनाएंगे तो सबसे पहले लोहे का संक्षारण होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक है, इसका जाए तो लोहे का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो अधिक ऋणात्मक है, इसलिए उसका संक्षारण पहले होगा। संक्षारण से बचाव, अब संक्षारण से हम बचाव कैसे कर सकते हैं? तो हम संक्षारण से बचाव इस प्रकार से कर सकते हैं कि संक्षारण के कारण धातुओं, जो संक्षारण है उसमें क्या है, संक्षारण के कारण धातुओं व मशीनों को काफ़ी नुकसान होता है। संक्षारण के कारण मशीनरी के अनेक कलपुर्जे अनुपयोगी हो जाते हैं, जिसके कारण भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अतः धातुओं को संक्षारित होने से रोकना जरूरी है। अतः धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय है उपयुक्त डिजाइन द्वारा, वाय प्रॉपर डिजाइन। यदि किसी धातु का डिजाइन सही ना हो तो उसमें संक्षारण की संभावना अधिक रहती है। धातु का डिजाइन बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। दो असमान धातुओं का संपर्क, दो असमान धातुओं का संपर्क संक्षारण करने वाले विलयन की उपस्थिति में नहीं होना चाहिए। सेकंड है, दो असमान धातुओं को जोड़ने के लिए कीलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका वेल्डिंग किया जाना चाहिए। एनोडीय धातु पर पेंट या लेपन नहीं करना चाहिए। डिजाइन में नोकदार कोने न हों जिससे उन पर ठोस पदार्थ न जमा हो सके। ठीक है, जब धातुओं का संपर्क कराना हो तो दोनों धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में परस्पर समीप होनी चाहिए। तो ये है उपयुक्त डिजाइन द्वारा। अगर हमें डिजाइन अच्छी होगी तो उस पर संक्षारण की मात्रा कम होगी, संक्षारण उस पर कम होगा। उसके बाद शुद्ध धातु के प्रयोग द्वारा, वाय यूजिंग प्योर मेटल। किसी धातु में जितनी ज़्यादा अशुद्धियाँ होंगी उसका संक्षारण भी उतना अधिक होगा। अतः संक्षारण से बचने के लिए शुद्ध धातु का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है मिश्र धातु के प्रयोग द्वारा, बाय यूजिंग एलॉय। किसी धातु का प्रयोग उसका मिश्र धातु बनाकर किया जाना चाहिए। इसके द्वारा संक्षारण को कम किया जा सकता है। जैसे आयरन के लिए क्रोमियम सबसे उपयुक्त धातु है। अतः आयरन में 13 से 15% क्रोमियम मिलाकर मिश्र धातु बनाया जा सकता है, जिसे फेराइट स्टेनलेस स्टील कहते हैं। उसके बाद है सदमक के प्रयोग द्वारा, ये सदमक का प्रयोग है। उसके बाद है उचित माध्यम के प्रयोग द्वारा, ये उचित माध्यम के प्रयोग द्वारा है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। निम्नलिखित में किन्हीं दो भागों के उत्तर लिखिए। इसमें भी दो भागों के उत्तर करने हैं, इसमें भी हमें 2 भाग के उत्तर करने थे। तो पहला, स्नेहक को परिभाषित कीजिए। स्नेहक के कार्य भी लिखिए। तो स्नेहक जो होते हैं वो ऐसे पदार्थ जो मशीन में 2 विपरीत दिशाओं में गति करने वाली धातुओं की सतहों के
मध्य परत का कार्य करके उत्पन्न घर्षण प्रतिरोध को कम करते हैं, स्नेहक कहलाते हैं। जैसे साइकिल का बेरिंग होता है, उसमें साइकिल का पहिया चलता है और बेरिंग चलता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं और उनकी मध्य जो कार्य करता है वो स्नेहक करता है, क्योंकि स्नेहक जो कार्य करता है वो एक परत के रूप में कार्य करता है और वो वहाँ कार्य करता है जहाँ दो विपरीत, इसमें लिखा है ऐसे पदार्थ जो मशीन में, जो किसमें, मशीन में दो विपरीत दिशाओं में गति करने वाली, कौन सी दिशा इनकी विपरीत होगी, करने वाली धातुओं की सतहों के मध्य परत का कार्य करके उत्पन्न घर्षण प्रतिरोध को कम करते हैं, स्नेहक कहलाते हैं। अब है स्नेहक के कार्य। स्नेहक के निम्न कार्य हैं। रगड़ने वाली धातु सतहों के मध्य परत के रूप में रहकर उनके सीधे संपर्क को रोकते हैं, सतहों के मध्य उत्पन्न घर्षण प्रतिरोध को कम करते हैं। उसके मशीनों की दक्षता को बढ़ाते हैं, मशीन द्वारा कम ऊर्जा खर्च करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, मशीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कम करते हैं, मशीनों की आयु को बढ़ाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बफर विलयन क्या है? बफर विलयन के प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। तो वे विलयन जिनमें किसी प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर उसके pH मान में कोई परिवर्तन नहीं होता या बहुत कम परिवर्तन होता है, बफर विलयन कहलाते हैं। बफर विलयन में थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसके pH मान में परिवर्तन के विरोध करने की क्रिया बफर क्रिया कहलाती है। उसके बाद बफर विलयन के गुण, ये बफर विलयन के गुण, बफर विलयन की अम्लता या क्षारकता आरक्षित रहती है। बफर विलयन अपने pH मान में परिवर्तन का विरोध करते हैं। प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर बफर विलयन के pH मान में नगण्य परिवर्तन होता है, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। विलयन को तनु करने पर विलयन के pH मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद है बफर विलयन के प्रकार। बफर विलयन दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय बफर विलयन और क्षारीय बफर विलयन। अम्लीय बफर विलयन दुर्बल अम्ल तथा इस अम्ल के किसी प्रबल क्षार के साथ बने लवण के मिश्रण को अम्लीय बफर विलयन कहते हैं, जैसे CH3COOH प्लस CH3COONA। उसका सेकंड है HCN प्लस KCN। क्षारीय बफर विलयन दुर्बल क्षार जो होती है वह इस क्षार के किसी प्रबल अम्ल के साथ बने लवण के मिश्रण को क्षारीय बफर विलयन कहते हैं। जो अम्लीय बफर विलयन है उसमें दुर्लभ अम्ल का प्रयोग किया जाएगा, प्रबल क्षार का प्रयोग किया जाएगा। उसके क्षारीय बफर विलयन है उसमें दुर्लभ अम्ल और वो दुर्लभ क्षार और प्रबल अम्ल का प्रयोग किया जाएगा, और जिससे बनते हैं मतलब दुर्लभ अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण को अम्लीय बफर विलयन, और उसके दुर्लभ क्षार तथा प्रबल अम्ल से बने विलयन को क्षारीय बफर विलयन कहते हैं। क्षारीय बफर विलयन के उदाहरण हैं NH4OH प्लस NH4Cl। दूसरा है NH4OH प्लस NH4NO3। चौथे का सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुलकों में से किन्हीं दो के निर्माण की विधि एवं उपयोग बताइए। तो है इस दो की बतानी है, इसमें चारों की बताइए। डेक्रॉन, नायलॉन 6, बूना 5, उसके बाद है पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। बहुत इम्पोर्टेंट है ये टेरिलीन या डेक्रॉन जे का बनता है। इसका निर्माण एथिल ग्लाइकोल का सूत्र होता है OH सिंगल बॉन्ड
CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। एथिल ग्लूकोज तथा टेरिथैलिक अम्ल के मिश्रण को 420 से 460 केल्विन ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में संघनन बहुलीकरण द्वारा किया जाता है। तो है NOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये एथिलीन ग्लाइकोल है, एथिलीन ग्लाइकोल है। ये क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल है। इसको इसका जो IUPAC नाम में होगा एथेन 1,2 डाइऑल। इसके असंख्य अणु लिए हैं, N अणु लिए हैं। उसके बाद टेरिथैलिक अम्ल है। ये है OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग, उसके बाद C डबल बॉन्ड O प्लस OH। 473 केल्विन ताप और इसमें N यानी कि असंख्य जल के अणु निकलते हैं और उसके बाद है टेरिलीन या डेक्रोन का निर्माण होता है। डेक्रोन का सूत्र हमने पीछे ही बताया था। और ये है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड C ऊपर डबल बॉन्ड फिर N। ये है टेरिलीन डेक्रोन, ठीक है। इसका उपयोग यह है गुण या उपयोग प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। इसका रेशा बहुत मजबूत होता है। ये टेरिलीन है या डेक्रोन है, इसका जो रेशा होता है बहुत मजबूत होता है। इसका उपयोग चुंबकीय टेप, सीट बेल्ट, एप्रिन आदि के बनाने में किया जाता है। उसके बाद ये है हमारा टेरिलीन या डेक्रोन की रासायनिक समीकरण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है ये नॉलन 6 या पर्लॉन निर्माण। इसका निर्माण कैप्रोलैक्टम को जल के साथ उच्च दाब पर बहुलीकरण द्वारा किया जाता है। ये रहा हमारा कैप्रोलैक्टम। कुछ इस प्रकार से इसके पॉलीमराइजेशन होगा H2O। उसके बाद ये नायलॉन 6 या पर्लॉन। नायलॉन 6 अलग है और नायलॉन 6 अलग है। और नायलॉन 6 है वो कैप्रोलैक्टम से बना है, और जो कैप्रोलैक्टम और जल जो होता है जल के साथ उच्च दाब पर बहुलीकरण से बना है। और जो नायलॉन 6 होता है वो एडिपिक एसिड से बनता है। उसके बाद है इसका उपयोग है नायलॉन 6 का। इसका उपयोग टायर, कार्डस, एस्बेस्टॉस, सीट, सीमेंट, वस्त्रों तथा रस्सी के निर्माण में किया जाता है। उसके बूना पाइप, इसका निर्माण 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन के बहुलीकरण से किया जाता है। बूना पाइप का जो निर्माण किया जाता है 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन के बहुलीकरण से किया जाता है। तो इसका सूत्र है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस NCH2 डबल बॉन्ड CH2 एक बेंजीन रिंग। ये स्टाइरीन का, ये है स्टाइरीन का CH2 डबल बॉन्ड CH एक बेंजीन रिंग है। और ये वाला है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 1,3 ब्यूटाडाइन का। तो ये जैसा पॉलीमराइजेशन होगा तब ये बूना पाइप बनेगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और 2 1 3 4 और 2 6 8 और 1 9 H है, ठीक है। 9 H है और एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। ये बूना पाइप है। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। ये इसकी रासायनिक समीकरण है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।
ये नायलॉन 6 की रासायनिक समीकरण है, ठीक है। ये है बूना 5 की, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इसके उपयोग हैं। ये इसका उपयोग विभिन्न पदार्थों के निर्माण में, सीलिंग, बाइंडिंग एजेंट में और रबड़ कटिंग बोर्ड के निर्माण में किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड है ये, पीवीसी, ये कोरोसिल, इसका जो निर्माण होता है वो वाइनाइल क्लोराइड को परऑक्साइड की उपस्थिति में अक्रिय विलायन को में गर्म करके किया जाता है। ये इसकी रासायनिक समीकरण है NCH2CHCl, ये पॉलीविनाइल है। उसके बाद है परऑक्साइड की उपस्थिति में प्रेशर दाब होगा। उसके बाद CH2 सिंगल बॉन्ड CH और Cl, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसका उपयोग है हैंडबैग, प्लास्टिक के खिलौने, पाइप, केबल आदि के बनाने में किया जाता है। उसके बाद है वैद्युत संयोजक बंध। एक चौथा क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से। चौथे का तीसरा क्वेश्चन है, यह वैद्युत संयोजक बंध। आयनिक बॉन्ड एवं सहसंयोजक बंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यह है वैद्युत संयोजन बंध और यह है सहसंयोजक बंध। वैद्युत संयोजन ये धातु और अधातु के मध्य मुख्यतः बनते हैं और ये मुख्यतः अधातु के मध्य बनते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं और ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। ये आणविक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं और इनके यौगिकों के गलनांक निम्न होते हैं, ठीक है। ये जल में विलय होते हैं, ये प्राय जल में विलय होते हैं। इसके उदाहरण NaCl, MgCl2, AlCl3, CaCl2 और इसका सहसंयोजक बंध के उदाहरण हैं Cl2, O2, H2, CH4, CCl आदि, CCl4 आदि, ठीक है। उसके बाद ये इसका 5वां क्वेश्चन शुरू होता है। इसमें भी निम्न में से किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए। देखो, दो भागों को उत्तर देना है, लेकिन हम तो पूरा हल करवा रहे हैं, ठीक है। ये पहला दिया है, IUPAC नाम लिखना है इसमें। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर एक चेन है छोटी चेन CH3, उसके बाद फिर जो लंबी चेन है उसमें CH3 CH CH2 C और फिर OH है और एक नीचे O है, यानी कि वो एक ग्रुप है। ये इस बार से लिख दिया है, ठीक है। तो यह 3 इधर से करेंगे, 1 2 3, तीसरे नंबर पे मेथिल है, 3 मेथिल ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है, ब्यूटानोइक एसिड। उसके बाद है CH2 सिंगल CH सिंगल CH डबल CH2 1,3 ब्यूटाडाइन है। ये अभी पीछे इसका उपयोग किया गया था, ठीक है। HCOOH यानी कि मेथनोइक एसिड है। उसके बाद है CH3 सिंगल CH सिंगल CH2 सिंगल CH2 CH3 हम इधर से करेंगे, जो पास में पड़ रही है, मतलब D में है, जो हमारी चेन छोटी चेन पास में पड़ रही है, उसे करेंगे 1 2। दूसरे नंबर पे है तो 2 मेथिल हो गया। उसके बाद ये 5 है तो पेंटेन हो गया। उसके बाद CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, तो ये एथेनल है, ठीक है, ये एथेनल है। उसके बाद है क्या होता है जब बेंजीन Cl2 से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है, अनुपस्थिति में अभिक्रिया करती है, Fe की उपस्थिति में नहीं। तो इसमें ये समीकरण लिखी है, लेकिन इसकी थ्योरी लिखनी होगी, साथ में इसकी थ्योरी लिखनी होगी कि मतलब सूर्य की, इसमें पूछा है Cl2 सूर्य की अनुपस्थिति में अभिक्रिया करती है, क्यों करती है, ठीक है, इसका कारण बताना होगा, ठीक है। उसके बाद है अमोनियम AgNO3 विलयन में एसिटिलीन प्रभावित करते हैं। तो अमोनियम AgNO3 के विलयन में एसिटिलीन प्रभावित करेंगे तो निम्न अभिक्रिया होगी और डाई सिल्वर एसिटिलाइट का PPT बनता है AgNO3
इसकी में अमोनिया प्रभावित करी, अमोनिया 2NH3 प्रभावित करी, तो यह अमोनिया कृत AgNO3 बन गया, AgNO3 2NO3 यह है। उसके बाद इसकी क्रिया हम एसिटिलीन से करेंगे, C2H2 होता है और इसमें बीच में C2H2 होता है, इसका फॉर्मूला एसिटिलीन का CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस अमोनिया कृत AgNO3 है। उसके बाद यह भी क्रिया होगी तो ये PPT ऑफ डीजल वर एसिटिलेट बनेगा। ठीक है, ये बना है PPT का एसिटिलाइट बनता है। ठीक है, उसके बाद है ये बनेगा 2NH3 प्लस 2NH4 NO3 बनता है। उसके बाद है एथिलीन को क्षारीय KMNO4 विलयन में प्रभावित करते हैं तो क्या होता है, इसमें बताना होगा। इथाइलीन ग्लाइकोल प्राप्त होता है। ठीक है, एथिलीन को KMNO4 यानी कि O में प्रभावित करेंगे, के विलयन में, KMNO4 के विलयन में लिखा ना, में प्रभावित करेंगे तो CH2 डॉलर CH2 एथिलीन है। ठीक है, एथिलीन है और CH2 फिर O है, ये सिंगल O है। ठीक है, O2 लिखा जाता है, अगर ये मोनो है होगा फ्रॉम KMNO4 है। ठीक है, उसके बाद CH2 सिंगल OH, CH2 सिंगल OH, ये एथिलीन ग्लाइकोल है। आप रासायनिक समीकरण देख लीजिए। उसके बाद है एसिटिलीन को, यह है एसिटिलीन को लाल तप्त नली में प्रभावित करते हैं तो क्या बनता है, तो बेंजीन बनती है। इसकी रासायनिक समीकरण ये दो बेंजीन के अणु हैं, बेंजीन ये भी है, लाल तप्त किया नली में तो बेंजीन बनी, ये एसिटिलीन है, एसिटिलीन। ठीक है, उसके बेंजीन की अभिक्रिया कॉन्ग HNO3 और कॉन्ग H2SO4 से की जाती है, तब बेंजीन का नाइट्रीकरण होता है और नाइट्रो बेंजीन बनता है। इसके साथ क्रिया इस बार होगी और ये नाइट्रो बेंजीन बनेगा। उसके बाद संक्षिप्त टिप लिखिए, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टेटिक बहुलक, यानी कि थर्मोप्लास्टिक ताप शून्यमय बहुलक और ताप दृढ़ बहुलक। देखो, जो थर्मोस्टेटिक बहुलक होते हैं वो पॉलीथीन होती है, पॉलीप्रोपीन होती है, पॉलीवाइनाइल क्लोराइड PVC होती है और पॉलीस्टाइरीन टेफ्लॉन होती है। और उसके बाद है थर्मोस्टेटिक बहुलक होते हैं वो बैकेलेट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, मेलेमाइट और ग्रिप्टॉल्स, ये होते हैं। जो थर्मोप्लास्टिक बहुलक होते हैं जो मुलायम होते हैं, जिन्हें गर्म किया जाता है और वो गर्म करने पर पुनः एक उनसे नया पदार्थ बनाया जा सकता है। लेकिन थर्मोस्टेटिक बहुलक होते हैं उनसे नया पदार्थ नहीं बनाया जा सकता है। इसकी कुछ इस पास दिया है इसमें, ताप शून्यमय बहुलक यानी थर्मोप्लास्टिक बहुलक, वे बहुलक जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, जिससे इन्हें किसी भी आकार में परिवर्तित किया जा सकता है तथा ठंडा करने पर अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं, ताप शून्यमय बहुलक कहलाते हैं, थर्मोप्लास्टिक बहुलक कहलाते हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। इन बहुलकों में अंतराणविक बल प्रत्यास्थ व रेशेदार बहुलकों के मध्य होते हैं। इन बहुलकों में श्रृंखलाओं के मध्य कोई त्रिविमीय त्रियक आबंध नहीं होता है अतः वे दृढ़ नहीं होते हैं। वे कार्बनिक पदार्थ जिनको प्लास्टिक में सयानता व मृदुलता आदि बढ़ाने के लिए मिलाते हैं उन्हें प्लास्टिकर्मक कहते हैं, जैसे N ब्यूटिल थैले एक प्लास्टिक एक क्या है
बेकेलाइट, यूरिया, इनमें एक वे कार्बनिक पदार्थ जिनको प्लास्टिक में सयानता एवं मृदुलता आदि बढ़ाने के लिए मिलाते हैं उन्हें प्लास्टिकर्मक कहते हैं। जैसे एन-ब्यूटील थैलेट एक प्लास्टिकर्मक है। पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीस्टाइरीन, उसके बाद टेफ्लॉन। उसके बाद है ताप दृढ़ बहुलक, वे बहुलक जो गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन द्वारा कठोर द्रव पदार्थों में बदल जाते हैं, ताप दृढ़ बहुलक कहलाते हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। वे बहुलक अर्ध तरल पदार्थों से बनाए जाते हैं। इन बहुलकों को गर्म करके पुनः अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। गर्म करने पर ये कठोर, अज्वलनशील, अगलनीय व अघुलनशील पदार्थों में बदल जाते हैं, जिससे तापदृढ़ बहुलक कहते हैं। इनमें यह परिवर्तन गर्म करने पर अत्यधिक संख्या में त्रियक अबंध बनाने के कारण होता है, जैसे बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, मेलेमाइन आदि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ईंधन का कैलोरी मान जीसीबी तथा एनसीबी में बताइए। ऊष्मा 1 ग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से जितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे उस ईंधन का कैलोरी मान या ऊष्मीय मान कहते हैं। ठोस तथा द्रव ईंधनों का कैलोरी मान कैलोरी प्रति ग्राम तथा गैसीय ईंधनों का कैलोरी मान कैलोरी प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। ईंधन के ऊष्मीय मान या कैलोरी मान को निम्न 2 प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। उच्च ऊष्मीय मान हाई कैलोरीफिक वैल्यू HCV, जब किसी ईंधन की इकाई मात्रा को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः दहन किया जाता है और उत्पादों को कमरे के ताप पर ठंडा होने दिया जाता है। इस दौरान उत्सर्जित कुल ऊष्मा को उस ईंधन का उच्च ऊष्मीय मान कहते हैं। इससे कुल ऊष्मीय मान GCV भी कहते हैं। उच्च ऊष्मीय मान में भाप की गुप्त ऊष्मा भी सम्मिलित होती है, जबकि निम्न ऊष्मीय मान लो कैलोरीफिक वैल्यू, जब किसी ईंधन की इकाई मात्रा को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः दहन किया जाता है तथा उत्पादों को निष्कासित होने दिया जाता है। इस दौरान जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे उस ईंधन का निम्न ऊष्मीय मान कहते हैं। इसे नेट ऊष्मीय मान, नेट कैलोरीफिक वैल्यू, LCV या NCV भी कहते हैं। निम्न ऊष्मीय मान में भाप की गुप्त ऊष्मा सम्मिलित नहीं होती है। निम्न ऊष्मीय मान LCV बराबर होता है उच्च ऊष्मीय मान HCV माइनस भाप की गुप्त ऊष्मा। जो HCV होता है, इनकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, उसमें जो गुप्त ऊष्मा होती है, पदार्थ की गुप्त ऊष्मा होती है, उसको जोड़ा जाता है, जबकि LCV होती है उसमें गुप्त ऊष्मा को नहीं जोड़ा जाता है। तो LCV बराबर होता है HCV माइनस ये होता है LCV बराबर होता है -0.09 गुणा हाइड्रोजन प्रतिशत गुणा 587 कैलोरी प्रति ग्राम। ये हमारा पूरा हुआ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। टाइम तो काफ़ी हो गया, लेकिन पेपर भी 2.5 घंटे का होता है, फिर भी मैंने बहुत जल्द ही कोशिश करी कि इस वीडियो को छोटा से छोटा किया जा सके। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।